वेलकम टू द 68th इशू ऑफ द हॉट इशू। सबसे पहले तो कराची में जो बारिशों में 19 अफराद की हलाकत हुई है उसके ऊपर हमें अफसोस का इजहार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह सवाल भी पूछना चाहिए कि आर्मी के जनरल के चेयरमैनशिप में जो पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कहाँ है और वो क्या कर रही है, और क्यों मरकज़ ने कराची को एक सौतेले जो है बच्चे की तरह अपने से दूर रखा हुआ है। उस पर कोई तवज्जो नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत की सारी तवज्जो इस पे है कि किसी तरीके से कश्मीर के अंदर जो है वो दोबारा से एक आग सुलझाई जा सके। और इसी सिलसिले में उन्होंने मुहर्रम के मौका पर जो आशूरा का जुलूस है और जिस पर पाबंदी भी थी, और ये था कि आपने अगर कुछ करना भी है तो आप SPOs का ख्याल रखें, यानी आप कोविड-19 की वजह से फासला रखें, मुंह पे मास्क रखें। उसकी धज्जियां उड़ाई गई क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड जो लोग थे उन्होंने एक हंगामा खड़ा किया, जिसकी वजह से वहाँ पे टीयर गैस चलाई गई ताकि लोगों को डिस्पर्स किया जा सके। बहुत छोटी तादाद में लोग निकले थे, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है वो कोई भी ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता जब वो श्रीनगर की पुरअमन ज़िंदगी में और श्रीनगर और कश्मीर के जो पुरअमन त्यौहार हैं या जो मजहबी रसूमात हैं उनके अंदर शरारत ना करे। बहरहाल पाकिस्तान को मौका मिल गया और पाकिस्तान ने एक छोटी सी खबर को बहुत बड़ा बना के शायद सुर्खियों के साथ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो सरकारी अखबारात हैं, सरकारी से मेरा मतलब सहूलतकार अखबारात हैं, उनमें शाया किया कि जी श्रीनगर में जो है पता नहीं वो मौत का रक्स चल रहा है। एनीवे इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कराकोरम हाईवे जो है वो कई जगह पे लैंडस्लाइडिंग हो गई है उस पर, और वो कई जगह ब्लॉक हो गई है और 6 वाटर चैनल जो हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। और इसी तरह से पंजगोट जो है POK में यानी वेस्ट जम्मू में जो पाकिस्तान के पास है ऑक्यूपाइड, उसमें पंजगोट में जो है वो यूथ के डेलीगेशन ने वहाँ की यूनियन काउंसिल से मुलाकात की है और उनको 12 दिन का नोटिस दिया है कि 12 दिन के अंदर उनके 28 डिमांड्स को मीट किया जाए, वरना वो पंजगोट जो है वहाँ पे वो अपना शुरू कर देंगे मुजाहरे और एहतजाज। इसी तरह से जो है वो एक मीरपुर में इजलास हुआ जिसमें मीरपुर बचाओ कमेटी जो है उसके जो मेंबरान हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर लोड शेडिंग पर फौरी तौर पर काबू ना पाया गया तो फिर 24 सितंबर तक जो है वो अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि पूरे आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं उसमें और गिलगित बल्तिस्तान में हर रोज़ मुजाहरे हो रहे हैं, एवरी डे। और मेरा ख्याल है कि इंडियन मीडिया में ये मुजाहरे दिखाने चाहिए ताकि एक लोगों के अंदर ये जानकारी पैदा हो कि भाई ये जो पाकिस्तान में ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है यहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं, लोग डेली बेसिस पे मुजाहरे कर रहे हैं। और ये नहीं है कि एक जगह पे मुजाहरे कर रहे हैं, ऑल अक्रॉस द ऑक्यूपाइड टेरिटरी मुजाहरे हो रहे हैं, कई जगह साइमल्टेनियसली मुजाहरे हो रहे हैं, कई जगह पे जो है वो एक आज इस शहर में हुआ तो कल दूसरे शहर में, इस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं और लोगों की जान जो है वो तंग है, लोग बहुत तंग है। देखें मैं आपको बताऊं, मेरा ताल्लुक भी उसी इलाके से है, मीरपुर से है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से है। और हमारे यहाँ एक बात जो है वो कही जाती है, जब कोई ख़ातून प्रेग्नेंट होती है तो कहते हैं कि इसके जो वूम्ब है उसके अंदर एक इमिग्रेंट जो है वो पैदा हो रहा है, तो उन औरतों को इमिग्रेंट कैरियर्स कहा जाता है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी बच्चा 16-17 साल का होता है उसका शनाख्ती कार्ड बनवाया जाता है, उम्र ज़्यादा दिखा के 18 साल दिखा के उसका पासपोर्ट बनवाया जाता है और उसके बाद उसको मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है, मिडिल ईस्ट भेज दिया जाता है या किसी ना किसी तरीके से यूरोप भेज दिया जाता है और यहाँ आके वो मजदूरी करता है और फिर वो एक मजदूरी की ऐसी चक्की में पिसना शुरू हो जाता है जिससे उसका निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके घर भेजे हुए रेमिटेंसेस से बहनों की शादी होती है, कच्चा कोठा जो है उसको पक्का किया जाता है,
माँ बाप के इलाज के लिए जो है वो दवाइयाँ होती हैं, जो भाई कोई है उसको कारोबार सेट करके देना होता है, तो वो बेचारा जो निकल गया वो दोबारा वापस उस सेंस में नहीं आ सकता, वो एक किस्म का एलियन हो जाता है। और वो एलियन होने के साथ साथ एलिनेशन का शिकार भी हो जाता है, ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। वापस जाता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे कि सोने की घड़ी लाएगा, ट्रांसिस्टर लाएगा, मोबाइल फ़ोन लाएगा, कैश भी लाएगा। और जब वो वापस आता है तो वो एक धुतकारे हुए इंसान की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। 40-50 हज़ार रुपया पाकिस्तानी, जो कि तकरीबन 20,000 इंडियन रुपीस बनते हैं, ये एवरेज वेज है इस वक्त मिडिल ईस्ट में। हम लोग जो वहाँ जाके काम करते हैं उनकी, एक एक कमरे में हम 6-6, 8-8 लोग रहते हैं, और खाना भी खुद बनाना पड़ता है, कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, तो बड़ी ही एक किस्म की कैदियों की ज़िंदगी है। यानी कैदियों की बैरक्स में आप जैसे देखते हैं ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लोग रहते हैं, तो जूस को रखा जाता था ऊपर नीचे बंक बेड्स बना के, ऐसे बंक बेड्स बने हुए हैं, उनमें हमें रहना पड़ता है, हमारे आज़ाद कश्मीर जो है सो कॉल्ड उसके नौजवानों को। तो इसी तरह से फिर वो नौजवान जब 23, 24, 25 साल का होता है, 30 साल का होता है, शादी नहीं हुई होती, फिर वो उसकी शादी करते हैं। फिर वो शादी करके जो है वो शादी जब उसकी वापस आता है, होती है, तो उसके बाद वो फिर बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो वापस चला जाता है अपने मिडिल ईस्ट में, या जहाँ भी वो मजदूरी कर रहा है जिस कंट्री में भी, वहाँ वापस चला जाता है। तो उसकी जो बीवी है अब, वो एक नई इमिग्रेंट कैरियर की शक्ल में अकेली अपने पति का, अपने खामद का, अपने हस्बैंड का, अपने महबूब का इंतज़ार करती है। और वो बेचारी एक ऐसी शादीशुदा विधवा बन जाती है, शादीशुदा बेवा औरत बन जाती है कि उसका खामद उसके पास नहीं होता। वो फिर 3-4 साल के बाद आता है, एक बच्चा दे के फिर वापस चला जाता है। तो ये साइकिल चल रहा है, ये बड़ा तकलीफदेह साइकिल है। यकीन जाने, मुझे जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, और मैं उस दिन का इंतज़ार करता हूँ कि जब हमारी ज़िंदगी से ये जो पन्ना है अज़ियत का, अज़ाब का, ये पन्ना हमेशा हमेशा के लिए हम इसको फाड़ के फेंक दें, हमारे महबूब जो लोग हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाइयों को इस तरह से जो है वो मजदूरियां ना करनी पड़े। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो हमें अपना, उसने पूरा फुल कंट्रोल में रखा हुआ है, और हमारी सारी लकड़ी भी फॉरेस्ट की चोरी करता है, हमारा पानी भी चोरी करता है, हमारे पहाड़ों से जो मिनरल्स हैं वो भी निकालता है, प्रेशियस स्टोन्स भी निकालता है। और जो है वो कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस, यानी प्रॉपर जो जिसे कहते हैं ना कि एक सिस्टम के तहत कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारी लड़कियां बहुत बहादुर हैं, वो जब देखती हैं कि घरों में ये हालत है तो वो घर से निकलती हैं। पढ़ाई का शौक़ है, वो कराची तक चली जाती हैं, यूनिवर्सिटियों में अकेली रहती हैं, लोगों की नज़रों का निशाना भी बनती हैं। खूबसूरत लड़कियां, हमारी प्यारी लड़कियां, इनोसेंट फेसेस हैं, लेकिन वो जफाकशी के साथ अपना करती हैं, पढ़ाई करती हैं, पढ़ाई मुकम्मल करती हैं, पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आती हैं तो उनको फिर ऐसी जॉब्स में एडजस्ट होना पड़ता है जो पाकिस्तान की जॉब्स हैं, और वहाँ पे वो पाकिस्तान से नफ़रत करने के बावजूद वो मजबूर होती हैं कि वो ऐसे फॉर्म्स पे दस्तखत करें जिस पे लिखा है कि वो एक्सेशन टू पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं, हालांकि वो दिल से नहीं करती। एक और ख़बर है जो मैंने आपको पहले भी दी थी, मैंने आपको याद होगा एक लिस्ट दी थी आपको, जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके जो ड्यूल नेशनैलिटी और उनके एसेट्स के हवाले से। तो आज फिर पाकिस्तान के एक अखबार में ये रिपोर्ट छपी है कि जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इंफॉर्मेशन एडवाइज़र भी हैं और CPAC के गालिबन चेयरमैन भी हैं, उन्होंने ये काउंटर स्टेटमेंट दी है कि जी मेरे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अहमद नूरानी नाम के एक बहुत ही बहादुर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये ख़बर दी थी, रिपोर्ट दी थी, और वो रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। वो रिपोर्ट मैं बल्कि आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। वो ये है कि सलीम बाजवा की जो फैमिली बिजनेस एम्पायर है उसके हवाले से उन्होंने बताया था
कि उनके भाइयों और बीवी और उनके बच्चों के नाम पे 99 कंपनीज हैं 4 मुल्कों में, और उनमें अमेरिका में खाली जो है वो 130 एक्टिव फ्रेंचाइजीज हैं रेस्टोरेंट्स की। गालबन ये पापा जॉन के रेस्टोरेंट्स हैं, मेरा ख्याल है लास्ट प्रोग्राम में इसकी मैंने मज़ीद तफसील बताई थी। 13 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी उसमें, अमेरिका में। उसमें 2 शॉपिंग मॉल्स हैं। अब आप सोचो शॉपिंग मॉल जो है वो कितना बड़ा होता है, कितना एक्सपेंसिव होता है। इसी तरह पाकिस्तान में इनके 151.433 मिलियन जो है कि एसेट्स हैं। उनमें 2 कोठियाँ इनकी इस्लामाबाद में, 2 लाहौर में, 3 कराची में, और 1 रहीम यार खान में, और 1 जो है वो भावलपुर में है। इनकी बीवी के पास जो है वो 31 लाख रुपए के शेयर्स हैं, यानी स्टॉक में भी खेलते हैं ये, और 30 लाख की टोयोटा गाड़ी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के जर्नैल हैं, और ये एक जो है करप्शन का सिस्टम है। ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये जाहिर है कि ये करप्शन से आते हैं, ये किकबैक से आते हैं। तो ये है जनरल सूरत हाल। मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि आप लोग जो है ये प्रोग्राम प्लीज़ इसको शेयर करें, लोगों को पता चलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंडिया में शेयर करें प्लीज़। और कोशिश करें कि श्रीनगर में जो है लोग वो ये मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा देखें, क्योंकि मैं उनको तस्वीर आईने का दूसरा रुख दिखाता हूँ। मैं उनको वो दिखाता हूँ कि जिसके वो वहाँ पे श्रीनगर में जो हुर्रियत वगैरह और दूसरे जो थे उनसे नारे लगवाते थे ना, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये किस किस्म के कल्चर और क्लास और किस किस्म के जो है ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्कूल ऑफ थॉट को। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। आपसे अब मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।